ये एक ऐसी चीज थी जिसमें सनी को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। ज़ाहिर है उसे इस बात की एक आम जानकारी थी कि इस स्पेल के अंदर चीज़ें किस तरह काम करती हैं, लेकिन पहले नाइटमेयर ने उसे पहले ही दिखा दिया था कि हकीकत उन चीज़ों से काफ़ी अलग थी जैसा उन्हें आम लोगों के बीच दिखाया जाता है। और ये बदलाव देखने में छोटे पर बेहद ज़रूरी थे। उसे सच और मिथ्स को अलग अलग करना था, और बिल्कुल किसी ऐसे शख्स के मुंह से ये बातें सुनना जिसने सच में ड्रीम रिल्म को देखा हो बहुत ज्यादा फायदेमंद था। इसीलिए सनी पूरा ध्यान लगाकर सुनने लगा। अवेकन रॉक ने बोलना शुरू किया। ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नाइटमेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि उनका असर असली दुनिया और उनकी जिंदगी पर पड़ता है। तुम सभी को पहले नाइटमेयर में दाखिल होने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर तुम वहां मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर को ड्रीम रिल्म पार करके रियलिटी में आने का रास्ता मिल जाएगा। हाँ, यही वजह थी कि मास्टर जेट को उसके पास बैठकर सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ा था, ताकि अगर वो मॉन्स्टर प्रकट हो तो वो उससे निपट सकें। पहले नाइटमेयर्स सबसे अलग होते हैं क्योंकि उनमें से हर एक इंडिविजुअल होता है। यही वजह है कि सिर्फ एक ही क्रीचर सामने आ सकता है। हालांकि दूसरे नाइटमेयर्स से चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ये नाइटमेयर्स किसी इन्फेक्टेड इंसान से जुड़ी नहीं होते, इसके बजाय वो ड्रीम रिल्म में पैदा होते हैं। जब तक किसी नाइटमेयर का सीड बड़ा हो रहा होता है, कोई भी अवेकन मिलकर उसे जीतने की कोशिश कर सकता है। नाइटमेयर का शिकार करना ही अवेकन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सनी इतना तो जानता ही था। अगर वो सब मारे जाएं या उस सीट के पकने से पहले ही उसे ढूंढने में नाकाम रहें, तो असली दुनिया में एक गेट खुल जाएगा जिसमें से अनगिनत मॉन्स्टर्स बाहर निकल आएंगे। तुम सब इनके नतीजों को अच्छी तरह से जानते हो। बाकी अवेकन को इस तरह उस हमले का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, पर तब तक आम जनता के बीच भारी तबाही या जान माल का नुकसान हो सकता है। खुलने वाले गेट एक ऐसी चीज़ थी जिससे इस प्लेनेट का हर एक इंसान डरता था। शुरुआत में नाइटमेयर क्रीचर्स के आने के बाद स्पेल की वजह से आने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत थी। सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि उस शुरुआती लहर में सिर्फ डॉर्मेंट बीस्ट थे। हालांकि गेट्स के अपने अलग रैंक्स होते थे और किसी भी तरीके का क्रीचर उनके अंदर से कदम बाहर रख सकता था। सनी के पैदा होने के थोड़े ही वक्त पहले एक रैंक 5 गेट खुलने की वजह से एक पूरा का पूरा महाद्वीप रहने लायक नहीं बचा था। खुशकिस्मती से ऊंचे रैंक वाले गेट्स बहुत ही कम दिखने को मिलते थे। अवेकन रॉक की आवाज़ और गंभीर हो गई। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अवेकन का मकसद ड्रीम रिल्म में दाखिल होना, पक रहे नाइटमेयर्स को ढूंढना और असली दुनिया को कोई नुकसान पहुंचने से पहले उन्हें बंद करना है। इससे तुम देख सकते हो कि ड्रीम रिल्म और नाइटमेयर्स आपस में जुड़े तो हैं, पर दोनों एक नहीं हैं। अगर नाइटमेयर्स मंजिल हैं तो ड्रीम रिल्म रास्ता है, पर यह इससे भी कहीं बढ़कर है। काफ़ी रोमांटिक है। क्या अवेकन रॉक को कविताएं इतनी अच्छी लगती हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ड्रीम रिल्म एक ऐसी दुनिया है जो कि विशाल है, रहस्यमयी है और ज़्यादातर अनएक्सप्लोर्ड है। ये एक मरी हुई दुनिया भी है। वहाँ नाइटमेयर क्रीचर्स करप्ट हो चुके इकोसिस्टम्स में हैं और अब हमारे अलावा कोई और ज़िंदगी नहीं है। पर यह हमेशा से मरी हुई नहीं थी। हम कह सकते हैं कि एक ज़माने में बहुत पहले ड्रीम रिल्म कई आम सभ्यताओं का घर हुआ करता था। उसकी मिट्टी में बहुत सारे र्यून्स दफन हैं। सनी जितना जानता था, वो खोई हुई सभ्यताएं असल में प्रिमिटिव नहीं थी। बस उनका विकास टेक्नोलॉजी के बजाय सोल कोर्स और मिस्टिज्म के आसपास हुआ था, यानी कि बुनियादी तौर पर चमत्कार और जादू। उनके नाम क्या थे? वो कैसे बर्बाद हुए ये कोई नहीं जानता। शायद वो स्पेल की वजह से तबाह हो गए थे। हमें नहीं पता कि ड्रीम रिल्म स्पेल के अंदर उसके किसी इल्यूजन की तरह मौजूद है, बस एक अनइमेजिनेबली बड़े स्केल पर, या फिर वो सच में रियल है और स्पेल सिर्फ दो रियलिटीज़ के बीच एक रास्ता का काम करता है। लेकिन हमें शक है कि नाइटमेयर्स के अंदर जो इल्यूजन क्रिएट होते हैं वो उसके इतिहास पर बेस्ड होते हैं। वो बीते हुए समय की घटनाओं के रेप्लिकास हैं जिन्हें किसी तरह वक्त की गहराइयों से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो शायद बहुत समय पहले उस ब्लैक माउंटेन पर वाकई असली स्लेव कारवान गुजरी होगी।
सनी को याद आया कि उसके नाइटमेयर की शुरुआत में वक्त उल्टा चलता हुआ सा लग रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने दखल ना दिया होता तो चीजें किस तरह खत्म होती। क्या वो बिना नाम वाला टेम्पल स्लेव भी बाकी कारवान के साथ माउंटेन किंग के जबड़ों में समाकर मर गया होता? किसी तरह उसे महसूस हुआ कि वो बिना नाम वाला स्लेव इतना साधारण नहीं था, वरना स्पेल उसे याद क्यों रखता। और हीरो का क्या हुआ? क्या वो बचकर निकलने में कामयाब हो गया था? हाँ, पता नहीं, सनी ने सोचा। ड्रीम रिल्म और नाइटमेयर के बीच 4 मुख्य अंतर हैं। सबसे पहला, ड्रीम रिल्म में कोई स्टोरी नहीं होती। वहाँ कोई पहले से तय की गई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती जिसे तुम्हें सॉल्व करना ही पड़े। तुम आज़ादी से घूम सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। बस इतनी ताकत होनी चाहिए कि जंगल और ख़तरनाक इलाकों में ज़िंदा रह सको। ज़्यादातर लोग इंसानों के किसी सिटाडेल या किले के आसपास रहना पसंद करते हैं। ये जानना भी अच्छा है, सनी ने सोचा, पर वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं था। माना कि ड्रीम रिल्म में पहले से तय कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, पर उसके फेटेड एट्रीब्यूट्स के साथ उसे पूरा यकीन था कि वो किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर फंसेगा। तो वो आज़ादी जिसका जिक्र अवेगन रॉक ने किया था, उसके मामले में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अलग था। इस बीच इंस्ट्रक्टर ने अपनी बात जारी रखी। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, असली दुनिया से नए लोगों के अलावा ड्रीम रिल्म में कोई इंसान नहीं है। वहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं। उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स इंसानी रूप की नकल भी कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। सनी की पीठ पर ठंडा पसीना दौड़ गया। नाइटमेयर क्रीचर्स इंसानों की नकल कर सकते हैं? कितना डरावना है। ये कब से होने लगा? उसने इस बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था? उसने पहली रो में खड़े लेगेसीज की तरफ एक छुपी हुई नज़र डाली और देखा कि उनके चेहरे पर हैरानी का कोई निशान नहीं था। तो उन्हें पहले से पता था। और तीसरा, पहले नाइटमेयर के उल्टे, अगर तुम ड्रीम रिल्म में मारे जाते हो तो असली दुनिया में कोई भी नाइटमेयर क्रीचर प्रकट नहीं होगा। ये सुनने में बेरहम लग सकता है, पर ये एक अच्छी बात है। अवेकन फोर्सेस पहले ही काफ़ी बिखरी हुई हैं। अगर हमें हर एक स्लीपर पर नज़र रखनी पड़ी तो हमारे पास ज़रूरी कामों को संभालने के लिए रिसोर्स नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर एक स्लीपर ड्रीम रिल्म में कई हफ्ते और कभी कभी महीने तक बिता सकता है, इस बात के पीछे एक बेरहम पर सटीक लॉजिक था। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, नाइटमेयर्स के उल्टे, जो कि ईमानदारी के नियमों से बंधे होते हैं, ड्रीम रिल्म में इस बात की कोई लिमिट नहीं है कि तुम किस तरह के क्रीचर से मिल सकते हो। अपने ट्रायल के दौरान स्पेल किसी डॉर्मेंट इंसान को अपने से कई रैंक्स ऊपर के दुश्मन का सामना नहीं करने देगा। ओह, सच में? सनी ने तंज कसते हुए कहा। हालांकि वो अवेकन रॉक की बात से सहमत होने पर मजबूर था। भले ही हीरो और माउंटेन किंग दोनों उसकी औकात से बहुत बाहर थे, पर फिर भी वो उससे सिर्फ एक रैंक ही ऊपर थे। लेकिन ड्रीम रिल्म में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। थियोरेटिकली तुम्हारा सामना किसी अनहोली टाइटन के साथ हो सकता है, और इससे पहले कि तुम्हें समझ में आए क्या हुआ, तुम्हारी मौत एक झटके में हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखो और उन्हीं इलाकों तक स्टिक रहो जहां तुम्हारे अपने रैंक के बराबर के दुश्मन हो। मैं पूरी तरह तुम्हारे सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, पर खैर, कम से कम इस बात के चांसेस तो कम होंगे कि तुम अपनी औकात से बाहर के दुश्मन का सामना कर बैठो। अपने रैंक से नीचे के नाइटमेयर क्रीचर वाले इलाके में रहना तो और भी बेहतर था। सनी बिल्कुल यही करने की योजना बना रहा था। अवेकन रॉक कुछ लम्हों के लिए रुका और अपने सामने खड़े स्लीपर्स के चेहरों को देखने लगा। फिर उसने कहा, जब संक्रांति मतलब सॉलिस्टिक आएगी तो तुम्हें ड्रीम रिल्म में खींच लिया जाएगा। तुम ठीक किस जगह पर स्पॉन होंगे इसका अंदाज़ा पहले से नहीं लगाया जा सकता, पर इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि तुम में से बहुत से लोग एक दूसरे के काफ़ी पास होंगे। एक साथ जुड़ जाओ और सबसे पास वाली इंसानी सिटाडेल की तरफ बढ़ो। हर एक सिटाडेल मतलब किले एक गेटवे के आसपास बनी है। एक बार जब तुम वहां पहुंच जाओगे तुम वापस लौट पाओगे। गेटवेज एक खास तरह के पोर्टल्स थे जो ड्रीम रिल्म से बाहर निकलने का एग्जिट पॉइंट होते थे। एक बार जब स्लीपर्स ऐसे पोर्टल तक पहुंच जाएं तो वो वापस रियलिटी में लौट सकते थे और अवेकन बन जाते। उनका कोर इवॉल्व हो जाता और उन्हें एक दूसरी एस्पेक्ट एबिलिटी भी मिलती। उसके बाद वो जब भी सोते हर बार ड्रीम रिल्म में वापस पहुंच जाते।
अगर तुम सबसे पास वाली इंसानी किले को ढूंढ नहीं पाते या वहां तक पहुंचने में कामयाब नहीं होते तो किसी ऐसी गेटवे को ढूंढो जिस पर किसी का कब्जा ना हो। वो आमतौर पर उस इलाके की सबसे मशहूर लैंडमार्क के अंदर या उसके पास होगी। उसके गार्जियंस को हराने के लिए एक साथ मिलकर काम करो और जिंदा वापस आओ। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अपने कम्युनिकेटर्स पर भेजे गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और अपने रूम को ढूंढो। एक बार जब तुम सेटल हो जाओ तो तुम देर रात के खाने के लिए कैफेटेरिया जा सकते हो। उसके बाद इंटरव्यूज़ का एक राउंड होगा ताकि आपके सुझाए गए करिकुलम्स तैयार किया जा सके। अच्छी नींद लो, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। इसके साथ ही उसने एक छोटा सा नोट दिया और वहाँ से चला गया। सनी ने एक ठंडी सांस ली। पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। हाँ, उसके जैसे नसीब के साथ वो या तो सीधे किसी फलती फूलती इंसानी किले के बीच में गिरेगा और तुरंत एक गेटवे में रोल होकर चले जाएगा, या फिर ड्रीम रिल्म के किसी ऐसे दूर दराज और ख़तरनाक इलाके में स्पॉन होगा जिसके बारे में ना तो किसी ने कभी सुना था और ना ही वहाँ से कोई जिंदा वापस लौटा हो। चलो पहले वाले के लिए उम्मीद करते हैं। क्योंकि वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था, सनी ज़्यादा परेशान नहीं था। उसके दिमाग में इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात चल रही थी कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैफेटेरिया में क्या परोसते हैं।